नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 5 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर है इस वक्त की हेडलाइंस पर। कारोबारी हफ्ते की बढ़िया शुरुआत, बैंकिंग, फाइनेंशियल, ऑटो में अच्छी तेजी, लेकिन मेटल और रियलिटी पर दबाव। सेंसेक्स 451 तो निफ्टी 126 अंक चढ़कर बंद। प्रधानमंत्री मोदी ने की फर्टिलाइजर सेक्टर में बड़े रिफॉर्म की शुरुआत। 600 पीएम किसान समृद्धि केंद्र का उद्घाटन, किसानों के खाते में डाले कुल 16,000 करोड़ रुपए। क्रिप्टो रेगुलेशन के लिए भारत दुनिया के सामने रखेगा ड्राफ्ट। अगले महीने से शुरू होने वाली G20 की बैठक में सहमति बनाने की होगी कोशिश। CNBC आवाज एक्सक्लूसिव। दिल्ली शराब घोटाला मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से सीबीआई की पूछताछ। मार्च निकालकर सीबीआई ऑफिस पहुंचे सिसोदिया, बीजेपी ने बताया भ्रष्टाचार का जश्न। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग खत्म। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, प्रियंका, सोनिया समेत दिग्गजों ने वोटिंग की। 19 अक्टूबर को होगी वोटों की गिनती। महाराष्ट्र में अंधेरी में विधानसभा उपचुनाव के लिए नहीं लड़ेगी बीजेपी। एनसीपी, एमएनएस और शिंदे गुट की अपील पर बीजेपी उम्मीदवार ने वापस लिया नाम। और खबरों की शुरुआत, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव हो रहे हैं उसका आज मतदान हुआ, जो खत्म हो चुका है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह समेत कई दिग्गजों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। दरअसल अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद शशि थरूर के बीच सीधा मुकाबला है। 19 अक्टूबर को इस चुनाव के नतीजे आएंगे। 24 साल में ये पहला मौका है जब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नेहरू और गांधी परिवार का कोई सदस्य मैदान में नहीं है। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए 9300 डेलीगेट्स मतदान में आज हिस्सा लिया उन्होंने, और उन्होंने अपना मत इन दोनों में से किसी एक को दिया। आखिरकार किसके पाले में ज्यादा वोट पड़े ये पता चलेगा 19 अक्टूबर को। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष पद उम्मीदवार और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज हो रहे अध्यक्ष पद के चुनाव को निष्पक्ष चुनाव बताया। हमारा संगठन का चुनाव है, ये इंटरनल पार्टी इलेक्शंस है। इसमें हम सभी फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं और इसमें कोई किसी के खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ इलविल नहीं है और बड़े डिसिप्लिन वे से चुनाव हुए, कोई गड़बड़ नहीं हुआ और कोई भी एक दूसरे के विरोध में बोलने की भी बात नहीं की, लेकिन ठीक ढंग से चुनाव चला। अब देखेंगे 4 बजने के बाद जो 19 तारीख सुबह काउंटिंग होगी, उस वक्त क्या परिणाम निकलेगा उस वक्त मालूम होगा। तो वहीं मतदान करने के बाद शशि थरूर ने कहा कि पार्टी और संगठन में जिस बदलाव की जरूरत है वो उसे लेकर आएंगे। देखिए, मैं तो यही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा था, आप शायद सुने नहीं होंगे। देखिए, मैं सिर्फ ये कहूँ, मैं तो पार्टी के बदलाव के बारे में जो बोल रहा हूँ, ये भीतर के बदलाव, हमारी आइडियोलॉजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे संगठन में, हमारे काम करने की तरीका में मैं बदलाव लेके आना चाहता हूँ। और इसका तो मेरे घोषणा पत्र में सारी डिटेल्स लिखा है और उसमें मैंने विकेंद्रीकरण के बारे में बोला और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं हर स्तर में उसका शक्तिकरण करने की। और कांग्रेस चुनाव पर अपडेट लेते हैं। पल्लवी घोष इस वक्त हमारे साथ हैं। पल्लवी जी, बताएं कांग्रेस चुनाव पर क्या कुछ अपडेट है इस वक्त आपके पास? करीब 20 साल बाद एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है और इसमें 2 उम्मीदवार सामने हैं, यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह समेत बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं ने अपना वोट किया और सोनिया गांधी ने ये भी कहा कि इसी दिन के लिए मैं बहुत दिन से इंतजार कर रही थी। ये पहली बार ऐसा होगा कि गांधी परिवार से कोई भी अध्यक्ष नहीं रहेगा कांग्रेस पार्टी में। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे अगर
वो चुनाव जीतते हैं और जिसके बारे में काफ़ी संभावना हाई है, क्या वो कर पाएंगे जो कांग्रेस पार्टी की सख्त ज़रूरत है, यानी कि चुनाव जीतना। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में अगर कांग्रेस इन दोनों राज्यों में या एक राज्य में नहीं जीत पाती है तो मुझे लगता है कांग्रेस अध्यक्ष, जो नया अध्यक्ष है, उसके लिए एक सबसे बड़ा रोड ब्लॉक होगा। दूसरी बात है, कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो असंतुष्ट हैं, उनको कैसे पार्टी के अंदर रख पाएगा जाएगा या सब पार्टी को यूनाइट किया जाएगा, ये भी एक और बड़ी चुनौती होगी। लेकिन बात ये भी चलती है कि जो भी बनेगा कांग्रेस का अध्यक्ष, वो एक रिमोट कंट्रोल्ड होगा गांधी परिवार से, और क्या ये सच है ये भी हमें देखना पड़ेगा। जहां तक मल्लिकार्जुन खड़गे की बात है, उन्होंने ऑलरेडी ये बात कह दिया है कि उनको कोई संकोच नहीं है अगर उनको गांधी परिवार से कोई भी एडवाइस लेना पड़े। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती मैं ये भी मानती हूँ कि 2024 में कम से कम इनको एक ऑल्टरनेटिव लाना पड़ेगा, एक चेंज, क्योंकि अब चैलेंजेस या चुनौती सिर्फ बीजेपी से नहीं है, बहुत सारे नए छोटे रीजनल पार्टी से भी है, खास तौर पर आम आदमी पार्टी से। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका पल्लवी जी। और अब बात एक्साइज घोटाला मामले की, जिसमें आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से सीबीआई पूछताछ कर रही है। लेकिन मनीष सिसोदिया के सीबीआई दफ्तर पहुंचने से पहले आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त हंगामा किया। मनीष सिसोदिया मार्च निकालकर सीबीआई दफ्तर पहुंचे। सीबीआई दफ्तर से पहले वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर उससे पहले वो राजघाट भी गए। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में आप समर्थक मौजूद रहे। आपके नेता सीबीआई दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए। आम आदमी पार्टी ने यह दावा किया है कि सीबीआई सिसोदिया को गिरफ्तार करने वाली है। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि 8 दिसंबर को गुजरात के नतीजे आएंगे, ये लोग तब तक मनीष को जेल में रखेंगे ताकि मनीष गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए ना जा पाए। अभी उन्होंने गुजरात आना था, लेकिन आज इन लोगों ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। वो नहीं चाहते कि मनीष सिसोदिया गुजरात में जाके चुनाव का प्रचार करें। 1 महीने तक ये मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे। जैसे ही 8 तारीख को नतीजे आएंगे, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। मैं मनीष जी को कहना चाहता हूं, आप चिंता मत करो, आपके ना आने से प्रचार बंद नहीं होने वाला। ये सारी जनता प्रचार कर रही है, घर घर जाके प्रचार कर रही है। आज गुजरात में लोग बहुत उम्मीद से आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं। ये लोग मुझे जेल में डालने की तैयारी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि मैं गुजरात जाऊंगा तो लोगों के स्कूल बनने की उम्मीद और मजबूत होगी। मैं जब गुजरात गया, गुजरात के लोगों ने मुझसे यही कहा कि दिल्ली की तरह हमारे भी स्कूल बनवा देना, हम इस बार आम आदमी पार्टी को सरकार बनवाएंगे, आम आदमी पार्टी को वोट देने वाले हैं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। तो कुछ इस तरीके से शक्ति प्रदर्शन करते हुए सिसोदिया पहुंचे सीबीआई के दफ्तर और बीजेपी ने आपके इस विरोध प्रदर्शन पर तंज कसते हुए इसे भ्रष्टाचार का जश्न बताया। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं और भ्रष्टाचार के प्रतीक मनीष सिसोदिया को जिन लोगों ने स्वाभिमान के प्रतीक भगत सिंह के साथ कंपैरिजन किया है, तुलना की है, यह धृष्टता है, ये उचित नहीं है, माफी मांगनी चाहिए। और एक नया प्रचलन, जब भ्रष्टाचारियों से आजकल सवाल जवाब करने के लिए उन्हें बुलाया जाता है, उन्हें चिट्ठी भेजी जाती है, तो ये सबसे पहले राजघाट चले जाते हैं कि हम सत्याग्रह करेंगे। जी हाँ, तो कुछ इस तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का और साथ ही बीजेपी का इस पर तंज। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ दीपाली नंदा इस वक्त हैं। दीपाली, बताएं क्या कुछ अपडेट है इस वक्त आपके पास? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीबीआई मुख्यालय के बाहर और आप मेरे पीछे जो ये बड़ी इमारत देख रहे हैं, इसी की पहली मंजिल पर जो
एंटी करप्शन विंग है उसका मेन सेक्शन है और वहीं पर ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ आबकारी घोटाले में पूछताछ यहां पर की जा रही है। सुबह करीब 11:15 बजे मनीष सिसोदिया यहां पर पहुंचे, उन्होंने अपना समन दिखाया और जो उनसे पूछताछ है वो करीब 11:30 बजे शुरू हुई। सूत्रों से हमें ये जानकारी मिल रही है कि जो पूरी पूछताछ की जा रही है उसमें जो मुख्य तौर पर जिन सवालों के घेरे में मनीष सिसोदिया हैं उनमें यही सबसे बड़ा सवाल है कि जब ये आबकारी नीति बनाई जा रही थी और जो सरकारी बैठकें थी उसमें बाहरी लोग क्या कर रहे थे, बाहरी लोगों को सरकारी बैठकों में आखिर क्यों शामिल किया गया। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो दूसरे आरोपी हैं जिसमें प्रदीप नायर और अभिषेक बोयनपल्ली का नाम शामिल है, उनसे जब पूछताछ की गई है या उनसे जो अब तक की जांच निकलकर सामने आई है, पैसों का लेन देन भी यहाँ पर दिखाई दिया है और मनीष सिसोदिया भी इस पूरे मामले में लिप्त होते हुए दिखाई दिए हैं। तो यही मुख्य सवाल है जिन पर पूछताछ फिलहाल मनीष सिसोदिया के साथ सीबीआई कर रही है। मैं आपको बता दूं कि सूत्रों से हमें ये भी जानकारी मिल रही है कि जो करीब 5.5 घंटे की पूछताछ है इसमें आधा घंटा उन्हें दोपहर का खाना खाने के लिए मिला और उसके बाद फिर से पूछताछ को शुरू कर दिया गया। अभी इस इलाके की बात की जाए तो यहाँ पर धारा 144 लगाई गई है क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कुछ घंटे पहले इकट्ठे हुए थे। उन्होंने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का विरोध किया। आपको बता दूं इसी विरोध प्रदर्शन में जो आप सांसद हैं संजय सिंह, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और फिलहाल इस इलाके के दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है। सीआरपीएफ को यहां पर तैनात किया गया है और जो बिल्डिंग है इसके अंदर अभी भी मनीष सिसोदिया के साथ सीबीआई जांच कर रही। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स और अपडेट के लिए आपका दीपाली। और मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन समेत आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई होती है तो केजरीवाल राजनीतिक आरोप लगाते हैं। आखिर क्या है सच? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात करते हैं मार्केट की। कारोबारी हफ्ते की शानदार शुरुआत आज हुई। सेंसेक्स 491 पॉइंट चढ़कर 58,411 पर और निफ्टी 126 पॉइंट चढ़कर 17,312 पर बंद हुआ। आज के कारोबार में सबसे ज्यादा तेजी बैंकिंग फाइनेंशियल शेयरों में रही। अगली दिवाली तक किन सेक्टर्स में पैसा बनेगा, इस पर कोटक एएमसी के नीलेश शाह और आदित्य बिरला सन लाइफ के बाला सुब्रमण्यम से बात की हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने। सुनिए उसका एक अंश। सेक्टोरली क्या आपके लिए, मतलब जिसे कहते हैं चक्री बम या एक सुतली बम, क्या सबसे अच्छे लग रहे हैं आपको? सो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर बहुत अच्छा लगता है। आज आप दर्शकगण में चेक करें तो मोटा मोटा उनकी डिपॉजिट या उनके लोन 5 बैंक के अंदर होगी ऑन एन इंक्रीमेंटल बेसिस। सो एक कंसोलिडेशन हो रहा है। दूसरा, बैंकिंग क्षेत्र की एनपीए 1 दशक में सबसे लोएस्ट लेवल के ऊपर है। तीसरा, ब्याज की दरें बढ़ रही है तो मार्जिन बढ़ रहा है तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। और एफपीआई की सेलिंग सबसे ज्यादा बैंकिंग और आईटी सेक्टर में हुई थी तो वैल्यूएशन भी अब काफी रीजनेबल हो चुके हैं। कंसोलिडेशन इन बिजनेस, लोअर एनपीए, हायर प्रॉफिट, चीपर वैल्यूएशन, चारों का कॉम्बिनेशन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर को अगले साल का सबसे बड़ा परफॉर्मर बताता है। दूसरा एक सेक्टर जो अच्छा कर सकता है वह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर केमिकल भी आ जाता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी आ जाते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। बट हमें दिख रहा है कि ये चाइना +1 की वजह से बहुत सारे सेक्टर्स में उन्हें एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल रहे हैं। सरकारी खर्चा तो चालू ही है, प्राइवेट सेक्टर इंडिया में कैपेक्स पे उतारू है, ऊपर से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल रहे हैं। तो ये तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन करिए तो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा तो मार्जिन बढ़ेगा। तो ओवरऑल ये दोनों सेक्टर मार्केट को आउट परफॉर्म करते हुए अगले संवत में दिखते हैं। बैंकिंग और मैन्युफैक्चरिंग,
मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ा सेक्टर है एक्चुअली नीलेश भाई, तो उसमें कुछ सब सेक्टर जिस पर नजर रखी जा सकती है? केमिकल्स देखिए, बिल्डिंग मटेरियल्स देखिए, इंजीनियरिंग देखिए, कैपिटल गुड्स देखिए, ये सारे सेक्टर आप वहाँ पे मेरे हिसाब से ये केमिकल की तरह मल्टी ईयर रैली होगी। ओके। इसमें ये जो ट्रेंड बना है चाइना +1 का, वो 1 साल 2 साल का नहीं है, वो शायद 5 या 10 या 15 या 20 सालों का है। तो उसकी वजह से ये सारे क्षेत्र में जहाँ पे एक कंपनी एक्सपोर्ट्स मार्केट, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर तीनों को सर्विस करती हो, उसमें निवेश करना चाहिए। ठीक है, समझ गया। बाला, आप कहाँ बुलिश हैं इस समय, कहाँ बेट ले रहे हैं? एक तो एज नीलेश मेंशन, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में मेरे हिसाब से जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, जो वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर्स देयर इज अ रिवाइवल, क्योंकि द इकोनॉमी स्टार्ट पिकिंग अप वंस गुड मोमेंट्स चालू हो जाते हैं। वी ऑलरेडी सीइंग इंप्रूवमेंट इन द ऑटो सेक्टर्स। तीसरा है कि एक्चुअली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, आई थिंक स्पेंडिंग दी जो सर्विस सेक्टर स्पेशली अदर दैन IT एंड बैंकिंग, होटल इंडस्ट्रीज, टूरिज्म सेक्टर, उसमें सब में रिवाइवल है एक्चुअली। एक तो द फेस्टिवल सीजन चालू होके विद इंक्रीज इन ट्रैवल, मेरे हिसाब से इवन दैट सेक्टर स्पेशली द होटल एज एन इंडस्ट्री विल सी अ रिवाइवल इन द बिजनेस, and public at large spending money will also lead to an increase in spending on consumer durables. So that also something मेरे हिसाब से पिकअप होना चाहिए। Auto is one sector, there is a direct correlation to the economic revival and the demand that is coming in. Last 2-3 साल से कोई खर्चा नहीं किया actually, now we are seeing actually the income level, economic model, especially somebody who owns a truck, the economic model actually is far better today. So that also मेरे हिसाब से sectors should get to see revival. कोटक KMC के MD CEO नीलेश शाह और आदित्य बिरला सन लाइफ के MD CEO A बाला सुब्रमण्यम की पूरी बातचीत आप देख सकते हैं शाम 7:27 पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और बात अब जियो की। आज जियो ने 5G नेटवर्क के लिए 2 बड़ी डील की है। कंपनी ने आज जियो के साथ पहले 5G स्टैंड अलोन नेटवर्क के लिए एरिक से पार्टनरशिप की। जियो ने 5G नेटवर्क में एरिक्शन के रेडियो सिस्टम और माइक्रोवेव सॉल्यूशन का इस्तेमाल होगा। इस पार्टनरशिप का ऐलान करते हुए रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने कहा कि भारत ने 2016 में LTE टेक्नोलॉजी के जरिए भारत का डिजिटल लैंडस्केप बदला। अब ट्रू 5G नेटवर्क देश के डिजिटलाइजेशन को गति देगा और डिजिटल इंडिया के विजन की बुनियाद बनेगा। आज ही नोकिया ने भी रिलायंस जियो के साथ मल्टी ईयर डील का ऐलान किया। नोकिया ने कहा कि उसे रिलायंस जियो में 5G रेडियो एक्सेस नेटवर्क इक्विपमेंट सप्लाई करने के लिए चुना गया है। क्या आप भी स्मार्टफोन या कंप्यूटर में डाटा का अंबार लगाने से परेशान हैं? अंबार लग जाने से क्या आपको भी समझ नहीं आता कि अपना डिजिटल कचरा कैसे निपटाएं? अगर हाँ तो जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। और अब बात कश्मीर की। घाटी में कश्मीरी पंडितों की हत्या के खिलाफ पंडितों ने आज श्रीनगर में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। श्रीनगर में हुर्रियत के ऑफिस के बाहर कश्मीरी पंडितों ने विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि घाटी में टारगेट किलिंग पर विवादित बयान उन्होंने दिया। यह कभी बंद नहीं होगा, जब तक इंसाफ नहीं होगा कभी बंद नहीं होगा। और इसको बंद करने के लिए जितनी भी शोर करते हैं, ये कहते हैं कि बहुत कहते थे पहले 370 से ये हो रहा, आज तो 370 नहीं है। मेरी क्यों मृत्यु हो रही है? इसके जिम्मेवार कौन है? अगर वो बेहतर कर दिया तो फिर पंडित बेचारा मारा नहीं जाता। कहाँ है हालत बेहतर? मुझे तो नहीं दिखता। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहे CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।